हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उगीपुर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के विज्ञान के चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं, जो है रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक समीकरण। आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं वही मैं कराने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम जो फरवरी में होने वाले हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी अभिक्रिया के अभिकार को और उत्पादों के प्रतीकों को रासायनिक सूत्रों में प्रयोग करके उन्हें प्रदर्शित करने की क्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, एक है अभिकारक और एक है उत्पाद। सबसे पहले आपको समझना होगा कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेते हैं उसको हम कहते हैं अभिकारक, और अपक्रिया के फलस्वरूप जो चीज हमें प्राप्त होता है उसी को हम कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद है। जैसा कि मैंने आपको नीचे बताया भी हुआ कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे कि Zn और H2O4 क्या हुए? रासायनिक अपक्रिया में भाग लिए हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और इसके क्रिया के फलस्वरूप जो चीज प्राप्त होता है उसी को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे कि Zn और H2 प्राप्त हुआ, इसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। उसके बाद है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या होता है कि वह रासायनिक अपक्रिया या रासायनिक अपक्रिया जिसमें समीकरणों के विभिन्न परमाणुओं की संख्या और अभिकारक और उत्पाद दोनों में समान होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण कहते हैं। यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि संतुलित समीकरण का मतलब जो अभिकारक में जितने तत्व या परमाणु होंगे उतने तत्व या परिमाण क्या होंगे? उत्पाद में भी होने चाहिए, तभी समीकरण क्या होगा? संतुलित होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 3Fi है। कितना है? 3Fi है। और 4H2O है। कितना है? 4H2O का मतलब 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। अगर हम उत्पाद में देखते हैं तो आयरन कितना है? 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। और हाइड्रोजन कितना है? 8 है। तो यहाँ पर ये सभी क्या है? संतुलित है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं नीचे 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। उत्पाद में हम देखें तो 2H2 का मतलब 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। अगर मैं आपको एक रासायनिक समीकरण बनाऊं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर दूं Mg, कितना कर दूं? Mg प्लस Cl2 इक्वल टू 2MgCl। क्या? 2MgCl कर दूं तो यहाँ पर 2MgCl2 है, बराबर है। लेकिन Mg एक है तो यह संतुलित नहीं होगा, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे तो समीकरण क्या होगा? संतुलित हो जाएगा। इस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। उसके बाद है रासायनिक अपक्रियाएं। अभी तक आपने जो पढ़ा वो तो एक ओवरव्यू था। आपके एग्जाम में यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रासायनिक अपक्रियाओं से। रासायनिक अपक्रिया जो निम्न प्रकार की होती हैं, जिसे हम संयोजन अपक्रिया, संयुग्मन अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया, इन तीनों को एक तरह से आप पूछ सकता है। या तो पूछ सकता है आपका संयोजन अपक्रिया, या तो युग्मन अपक्रिया, या तो योगात्मक अपक्रिया। तीनों का मतलब एक होता है। दूसरा होता है वियोजन अपक्रिया, उष्माक्षेपी अपक्रिया, उष्माशोषी अपक्रिया, विस्थापन और द्विविस्थापन, अपचयन और उपचयन और रेडॉक्स अपक्रिया। इन सभी अपक्रियाओं को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले से शुरुआत करते हैं, किससे? संयोजन अपक्रिया से। संयोजन अपक्रिया का मतलब आप जानते हैं, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है संयोजन का मतलब? जुड़ना। इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन अपक्रिया को हम योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। आप सभी को पता है योग का मतलब जुड़ना, आपको ऐसे ही समझ जाना है, इसको आपको रटना ही नहीं, आपको समझना है। संयोजन का मतलब योग होगा, संयोजन का मतलब योग होगा, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाएंगे, यानी जुड़कर एकल उत्पाद बनाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया कहेंगे। जैसे कि कोयलों को जलाते हैं, आप ध्यान से देखिए, यदि आप कोयलों को जलाएंगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। दहन का मतलब होता है जलाना। दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। जब कार्बन को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इसी को हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया। जल का निर्माण होगा तो ये भी क्या होगा? संयोजन अपक्रिया। जैसे गंधक का दहन करते हैं, गंधक को क्या कहते हैं हम? सल्फर कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फर का दहन करेंगे तो SO2 प्राप्त होगा। कैल्शियम CaO आपने देखा होगा, चूना। जब चूना में हम पानी डालते हैं तो क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, यानी बूझा चूना बन जाता है। यह भी क्या है? एक संयोजन अपक्रिया। यह भी क्या है? एक संयोजन अपक्रिया है। उसके बाद है वियोजन अपक्रिया। वियोजन का मतलब समझते हैं, वियोजन का मतलब टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वह क्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक तत्व बनाते हैं या उत्पाद बनाते हैं, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। आपको समझना है, वियोजन का मतलब टूटना। यहाँ अभिकर्मक क्या होंगे? दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाएंगे। जैसे कि फेरस सल्फेट है। क्या है? फेरस सल्फेट FeSO4 का वियोजन करते हैं तो Fe2O3 बनता है। क्या? Fe2O3 और सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 में टूट जाता है।
उसके बाद आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन किया जाता है COCO3, जिसको हम खड़िया कहते हैं। इसका वियोजन करेंगे तो CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा, टूट जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, वियोजन अपक्रिया। खड़िया यानी CaCO3 को हम संगमरमर भी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं CaCO3 को संगमरमर कहा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड एक प्रकार की वियोजन अपक्रिया है, जैसे AgBr। क्या है, AgBr की क्रिया कराते हैं, इसका वियोजन करेंगे तो 2Ag और Br2 में टूट जाएगा। इसी को हम कहते हैं वियोजन अपक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद है उष्माक्षेपी अपक्रिया। उष्माक्षेपी आपके सामने लिखा है। उष्माक्षेपी का मतलब, क्षेपी का मतलब उत्सर्जन होना, उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। वह क्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है या बाहर निकलती है, उसी को हम कहते हैं उष्माक्षेपी अपक्रिया। जैसे हम प्राकृतिक गैस CH4 का दहन करते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड H2 में टूट जाता है और ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकल जाती है। श्वसन भी एक प्रकार की क्या होती है, उष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। श्वसन भी क्या होती है, एक प्रकार की उष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मनुष्य जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। यदि मनुष्य को जीवित रहना है तो उसे ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और यह ऊर्जा उसे भोजन से प्राप्त होती है। जो भोजन होता है पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड आदि कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, और जब ग्लूकोज हमारे शरीर में बर्न होता है कोशिकाओं में ऑक्सीजन को मिलाकर, यह हमें ऊर्जा का प्रदान करता है। जैसे कि C6H12O6 और 6H2O का क्या होगी, क्रिया होगा तो 6O2 में टूटेगा, 6CO2 में और 6H2O में, और ऊर्जा हमें प्राप्त हो जाएगी। और जो साग सब्जी होते हैं विघटित होकर कंपोस्ट बनते हैं, वो भी क्या होते हैं, उष्माक्षेपी अपक्रिया होते हैं। उसके बाद है उष्माशोषी अपक्रिया। उष्माशोषी का मतलब उष्मा का अवशोषण होगा। जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है, उष्मा का अवशोषण होता है, उसी को हम उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे H2 और HI में क्या करते हैं हम, क्रिया ऊर्जा देंगे तब 2HI बनेगा। N2 प्लस O2 में ऊर्जा का प्रदान करेंगे तब 2NO जाकर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। उसके बाद है विस्थापन अपक्रिया। आपको समझ आना चाहिए विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाना, उसी को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या अणु आ जाता है, उसी को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं Zn है, उस CuSO4 होगा तो Zn क्या होगा, Cu को विस्थापित कर देगा और ZnSO4 बन जाएगा और Cu क्या होगा, विस्थापित हो जाएगा। जैसे कि आयरन यहाँ पर क्या करेगा, कापर को विस्थापित कर देगा और FeSO4 बनेगा और कापर क्या होगा, अलग हो जाएगा। इसी को हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद है द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया का मतलब वे अपक्रिया जिसमें अभिकारक आयनों के बीच में आदान प्रदान होता है, उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आयनों का विस्थापन होगा। जैसे कि यहाँ पर Na2SO4 हुए, आप ध्यान देखिए NO2 हुए तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2Na में, किसमें, 2Na प्लस में टूटेगा। SO4 है तो SO4 माइनस में टूटेगा, किसमें, SO4 डबल माइनस में। BaCl2 है तो Ba डबल प्लस में टूटेगा, किसमें, Ba डबल प्लस में टूटेगा। और Cl है तो 2Cl माइनस में टूटेगा। अब देखते हैं आयनन प्लस जो होता है माइनस की ओर भागता है और माइनस जो है प्लस की ओर भागता है। तो यहाँ Na जो होता है ये माइनस की ओर भागेगा तो 2NaCl बनाएगा, और SO4 जो है Ba की ओर भागेगा तो BaSO4 बनाएगा। क्या बनाएगा, BaSO4 बनाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आयनों का आदान प्रदान हुआ और द्विविस्थापन अपक्रिया हो गई, और आपके उदाहरण आपके सामने है। उसके बाद है उपचयन अपक्रिया। क्या है, उपचयन अपक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपचयन अपक्रिया। इसको हम ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का त्याग हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उपचयन अपक्रिया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और यह क्या हो गया, उपचयन अपक्रिया। उसके बाद है अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया क्या होती है, उसी का उल्टा। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन का त्याग होगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन का त्याग हो गया और हाइड्रोजन की वृद्धि हो गई, इसी को हम क्या कहेंगे, उपचयन अपक्रिया कहेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, त्याग हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, इससे अलग हो गया, तो उपचयन अपक्रिया हो गया। उसके बाद है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होती है, उसी को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन का त्याग भी हुआ, हाइड्रोजन का योग भी हुआ, तो यहाँ पर दोनों अपक्रिया साथ साथ हो गई, तो यह क्या हो गई, रेडॉक्स अपक्रिया हो गई। दैनिक जीवन में यदि हम इसका उपचयन का प्रयोग देखें तो संक्षारण का होना क्या है, इसका उपयोग है। संक्षारण क्या है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब क्या होती है, वह संक्षारित हो जाती है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे कि चांदी के ऊपर काली परत लग जाना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, लोहे पर जंग लगना, ये सभी क्या है,
संक्षारण के उदाहरण। संक्षारण का मतलब यहाँ पर लोहे पर जंग लगना क्या होगी, संक्षारण की प्रक्रिया द्वारा होती है। नमी ग्रहण करेगी तो क्या होगा, आयरन पर जंग लगेगा। उसके बाद विकृत गंधिका मतलब जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका सड़कर दुर्गंध फेंकना, उसी को हम विकृत गंधिका कहते हैं। जैसे कि तेल या वसा उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध स्वाद में परिवर्तन हो जाते हैं। इनके प्रति ऑक्सीकारक मिलाकर इन्हें भोज्य पदार्थों में निर्वातित पात्रों में अथवा नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। जैसे कि आलू की चिप्स के थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके उन्हें अपचेत होने से बचाया जाता है ताकि वे सुरक्षित रहे और अच्छे से खाने योग्य बने रहे। यदि इसमें नाइट्रोजन की जो चिप्स की पन्नी होती है उसे नाइट्रोजन नहीं भेजा जाए तो क्या होगा, वो जल्द ही खराब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था चैप्टर 1 का जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसी को मैंने कराया। यही आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको तैयार करके जाना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से आपका आ जाएगा। जितना मैंने बताया उतना आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ से एक चैप्टर से, पहले चैप्टर से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको तैयार करके जाना है अच्छी तरह से। उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर लाऊंगा इसी तरह से शॉर्ट नोट, आपको अच्छी तरह से उसको भी तैयार करके जाना है ताकि आप अपने एग्जाम में 90% अंक प्राप्त कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरा चैप्टर में जल्द से जल्द लाऊं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस चैप्टर का वीडियो कब चाहिए ताकि आप उसे अच्छी तरह से तैयार कीजिए। यदि आपका ये पहला चैप्टर तैयार होगा तभी दूसरा चैप्टर मैं लेकर आऊंगा, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। दूसरा चैप्टर आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। अब मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।